हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री अकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। इनकी टीचिंग्स देखेंगे, इनकी फ़िलॉसफीज़ के बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ देखेंगे और कैसे इनकी टीचिंग्स आज की दुनिया में रेलेवेंट हैं, उनका क्या यूज़ है, इसके बारे में भी हम लोग ज़रा सा डिस्कस करेंगे। अब शंकराचार्य के जी के अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म कलादी केरला में हुआ 788 सी। ये देखा जाए तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में इनका जन्म हुआ। और गुप्ता पीरियड जो था, जो जहाँ पे भगवतिज़्म अपने पीक पर था, यानी हिंदुज़्म जो है उस समय अपने पीक पर था। पर पोस्ट गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था। हिंदुज़्म में बहुत सारी विकृतियाँ आ चुकी थी। बहुत सारे नास्तिक स्कूल और मटीरियलिस्टिक स्कूल उस समय अपने चरम पर थे। इनफैक्ट हिंदू धर्म में खुद बहुत सारे अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ थी हिंदू धर्म में ही, तो हिंदू धर्म के लोग बढ़ चुके थे। पोस्ट गुप्ता पीरियड हिंदुज़्म के लिए अच्छा नहीं था। तो इनका जन्म पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुआ 788 क्रिश्चियन एरा में। बहुत कम उम्र में 32 साल की एज में उनका देहांत हो गया। ही लेफ्ट हिज होम एट वेरी यंग एज एंड बिकेम डिसिपल ऑफ गोविंद भागवत पद। ये लगभग 16 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। और गोविंद भागवत पद से ये मिले ओमकारेश्वर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मिले। ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ अद्वैत। ये अद्वैत के फाउंडर नहीं है, बट चीफ प्रोपाउंडर हैं। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया इंडिया के 4 अलग अलग कोनों में मठ बनाकर। बट ही वॉज द वन हु इंस्टीट्यूशनलाइज अद्वैत स्कूल ऑफ फिलॉसफी थ्रू मठ। अद्वैत फिलॉसफी उपनिषद में पहले से ही इंस्ट्रीन्ड है। कुछ उपनिषद इसकी बात करते हैं, बट हाँ, अद्वैत फिलॉसफी के जो चीफ प्रोपाउंडर हैं वो ऑब्वियसली आदि शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांता को जानने की कोशिश करते हैं। Hinduism is a system of belief deriving its authorities from Vedas. Vedas is actually uniting factor among all the sects, traditions, practices and philosophies of Hindu religion. हिंदू रिलीजन में जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी सेक्ट हैं, सेक्ट मतलब वैष्णव, शैव, शाक्त, जितने भी सेक्ट हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, इन सब का यूनाइटिंग फैक्टर क्या है? इन सब का यूनाइटिंग फैक्टर ये है कि दे ऑल बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ वेदास। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन पर बिलीव करना। वेदांत इज वन ऑफ द आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट ड्रॉज इट्स इंटरप्रिटेशन फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद मतलब वेद के लास्ट में, वेद का अंत उपनिषद की शुरुआत है, इसलिए वेदांता फिलोसफी नाम पड़ा। मैनी स्कूल ऑफ फिलोसफी ब्रांच आउट फ्रॉम वेदांता एंड येट मेंटेन देयर ओन डिस्टिंक्टिवनेस। हिंदू फिलोसफी के बहुत सारे पार्ट थे। आपने सुना होगा सांख्य स्कूल, पूर्व मीमांसा, वैशेषिका, योगा, वेदांता। बट यही नहीं, वेदांता भी कई अलग अलग पार्ट्स में बट गई। और इन सब का स्रोत था उपनिषद और उनका इंटरप्रिटेशन। किसने उपनिषद को कैसे इंटरप्रेट किया, उसने अपनी फिलॉसफी आगे बढ़ाई। Advait, oldest Vedanta school, Shankaracharya was the most famous propagator of this philosophy. It states Brahm is the only reality and everything else is Maya. Brahm is the only formless and limitless entity. मतलब ब्रह्म is the only reality and this world is illusion. अद्वैत हर उस चीज़ को निगेट करता है जो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। ठीक है। द्वैत फिलॉसफी, ये द्वैत भी वेदांता का ही के ही अंडर आता है। प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, इट कंसीडर्स ब्रह्म एंड आत्मन एज 2 डिफरेंट एंटिटीज़। यहाँ पे ब्रह्म और आत्मा यानी परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। माधवाचार्य जो द्वैत फिलॉसफी के प्रोपाउंडर हैं, उन्होंने डुअलिज्म आगे बढ़ाया, मतलब एक से ज़्यादा सत्य है। विशिष्ट अद्वैत, दिस इज ऑल्सो नॉन डुअलिज्म जस्ट लाइक अद्वैत, बट हियर ब्रह्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी एंड वर्ल्ड इज सीन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। वर्ल्ड को इन्होंने इल्यूजन नहीं माना, माया नहीं माना, बल्कि वर्ल्ड सेंटिएंट बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग को परमात्मा का ही एक सब पार्ट माना है विशिष्ट अद्वैत में। हालांकि विशिष्ट अद्वैत और द्वैत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर रहेगा, जो कि शंकराचार्य ने शुरू की, शंकराचार्य ने आगे बढ़ाई।
अद्वैत फिलोसफी को ही आगे बढ़ाते हैं। द ऋषिज सेड, जो ऋषि मुनि है, दे सेड everything in this world derives its existence from an underlying fundamental reality, a reality they called Brahm, and this world is merely a form or manifestation of Brahm. Nothing else truly exists. That's why this philosophy is named Advait. कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी सत्य नहीं है एक्सेप्ट ब्रह्म के। That is why this philosophy is named Advait. It means non-dual. सब duality कुछ नहीं है। Advait philosophy negates the presence of anything else but the only reality Brahm. अब कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया है, ये इसकी आधारशिला जो है उस पर ब्रह्म है, वो किसी न किसी अंडरलाइंग सब्सटेंस पर बनी है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल करें तो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि पॉट यानी घड़ा, ये किससे बनता है? मिट्टी से। तो इसका सब्सटेंस क्या हुआ? मिट्टी। और फॉर्म क्या हुआ? पॉट। अब मिट्टी भी देखा जाए तो एक तरह से फॉर्म है किसकी? फाइंड रॉक्स की। रॉक भी एक फॉर्म है किसका? अर्थ का। इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये जो पूरा वर्ड है ये सब्सटेंस नहीं है, ये फॉर्म है, ये रूप है किसी का। किसका रूप है? ब्रह्म का। तो अंडरलाइंग सब्सटेंस क्या हुआ इस वर्ड का? ब्रह्म। Earliest expression of Advait is found in Vedas. Most of the teaching in Vedas are of dualistic nature, but a small portion of all the four Vedas, the Upanishad, is dedicated to non-dual wisdom. वेदों में डुअल विजडम भी पाई जाती है कि भाई पुरुष भी एग्जिस्ट करता है, प्रकृति भी एग्जिस्ट करती है, परमात्मा भी होते हैं, जीवात्मा भी होती है। इस तरह का डुअलिज्म एग्जिस्ट करता है वेदों में। पर कुछ उपनिषद में जो स्मॉल पोर्शन ऑफ वेदास ऐसे हैं जहाँ पे नॉन डुअलिज्म को भी पर भी प्रकाश डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल इन छांदोग्य उपनिषद a story of Uddalak and his son Shwetketu is given, where he explained his son comprehensively about the truth of non-dualism. एक श्वेत केतु और उद्दालक की बहुत ही अच्छी कहानी है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को एक्सप्लेन किया है नॉन डुअलिज्म के बारे में। और वो एक्सप्लेनेशन है ब्रह्म इज़ एकम एवं अद्वितीयम। ब्रह्म एक है और अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। दैट इज़ वन अलोन विदाउट अ सेकेंड। तो ये एक पूरा कहानी है अद्वैत की। अब अद्वैत फिलॉसफी के टेनेट्स देख लेते हैं, यानी बेसिक डॉक्ट्रीन देख लेते हैं। 4 महावाक्य हैं। अब ये महावाक्य अपने आप में इतने बड़े हैं और एक्सप्लेनेटरी हैं कि हर महावाक्य पर एक लेक्चर बन सकता है, बट ये अननेसेसरी होगा MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इट मीन्स कॉन्शियसनेस इज़ ब्रह्म और अल्टीमेट रियलिटी। जो हमारी चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो इनफाइनाइट है, जो ऑल परवेजिव है, वही ब्रह्म है। कॉन्शियसनेस, चेतना जो अजर है, अमर है, जो हमारे शरीर के मृत्यु के बाद भी जो जीवित रहती है, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अयम मतलब दिस सेल्फ इज़ ब्रह्म। अयम आत्मन ब्रह्म। हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। when seeker discovers the oneness of Atman and Brahman, Tattvam Asi, that thou art or you are that. Tat means ब्रह्म, त्वम मतलब यू, असी मतलब हो, तुम ही ब्रह्म हो। ये रियलाइजेशन कब होता है? जब गुरु बताता है अपने शिष्य को ज्ञान देने के बाद कि यू आर द ब्रह्म। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है तत्त्वमसि। ये उद्दालक और श्वेत केतु के बीच का कन्वर्सेशन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कब रियलाइज़ होता है? इट एक्सप्लेन्स द सेल्फ असेसमेंट ऑफ सीकर। जब सीकर सेल्फ असेस करता है, अहम और ब्रह्म के बीच में पूरा यूनिवर्स है। ये रियलाइजेशन कब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और या ब्रह्म ही मैं हूँ? जब सीकर के पास इतनी विद्या होती है या इतना ज्ञान होता है
जब उसे पता चले कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक इल्यूजन है, अहम और ब्रह्म के बीच में पूरा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स आपको नहीं दिखना चाहिए यदि आप एनलाइटेंड हो तो यही 4 टेनेट है, चारों का मतलब सेम है, पर हाँ कुछ सटल डिफरेंसेस हैं। अब ये फिलॉसफी किन 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला श्रुति। श्रुति मतलब रेवलेशन ऑफ सीयर्स, यानी जो ऋषि मुनि जो टेस्टिमनी लिख कर चले गए उससे प्राप्त ज्ञान। टेस्टिमनी मतलब वो वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, उससे प्राप्त ज्ञान श्रुति कहलाता है। युक्ति मतलब रीजन। इट मीन्स व्हेन रीजन इज अप्लाइड एज अ टूल फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी। स्पिरिचुअल नीड्स तभी फुलफिल हो सकती हैं व्हेन इट इज़ सपोर्टेड बाय रीज़न। इसके पीछे अगर कारण पता चले या ऐसा कोई तथ्य पता चले तभी वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी फुलफिल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अद्वैत फिलोसफी, हेवन एंड हेल आर नॉट इटर्नल। दे आर नॉट इटर्नल। कई वेदों ने इनके बारे में लिखा है। दे हैव फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग एंड रिजॉइस। अनुभव। रीज़न इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें शंकराचार्य ने एक बात भी कही है कि अगर सभी वेद ये बताएं कि फायर यानी आग ठंडी होती है तो भी मैं यकीन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अनुभव इसके उलट है। ठीक है, तो 3 पिलर पर पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है, श्रुति, युक्ति और अनुभव। अब जानते हैं द कंसेप्ट ऑफ माया के बारे में। दिस वर्ड इज इल्यूजन, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ इल्यूजन, यानी एक अंडरलाइंग रीज़न क्या है, क्या युक्ति है इल्यूजन के पीछे। तो इसके लिए माया के बारे में जानने के लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में पहले जानना है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स प्रा एंड कृति। प्रा मीन्स एट द कमेंसमेंट एंड कृति मीन्स क्रिएशन, यानी जब क्रिएशन की शुरुआत हुई, एट द कमेंसमेंट ऑफ क्रिएशन, उस समय क्या स्थिति थी। सो इट सिंपली मीन्स स्टेट ऑफ कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। वॉट वी परसीव इन टूडेज वर्ल्ड, जो आजकल हम देख रहे हैं, is modified form of creation. For example, human beings are modification of eggs and sperm, which in turn modification of energy present in parent body. तो जो क्रिएशन हम आज की दुनिया में देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो मॉडिफाइड फॉर्म में है, वो म्यूटेटेड फॉर्म में है। वर्ड इज फुल ऑफ दीज मॉडिफिकेशन एंड दे टुगेदर क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस म्यूटेबल वर्ड विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज माया। तो ये जो वर्ड है जो परिवर्तित हो रहा है, विच कीप्स ऑन इवॉल्विंग, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस इज माया। क्योंकि अगर सत्य होता तो चेंज नहीं होता। बिकॉज दिस वर्ड इज चेंजिंग, इट मीन्स इट इज अनरियल। द डाइवर्सिटी इन दिस वर्ड कम्स फ्रॉम तत्व। अच्छा, तत्व के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग जान सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। तत्व फॉर एग्जांपल पंच महाभूत, जिनसे 5 वो एलिमेंट्स जिनसे हमारा शरीर बना है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, फिर 5 कर्मेंद्रियाँ, फिर माइंड, फिर ईगो, ये सब होते हैं तत्व। और ये जो डाइवर्सिटी है वर्ड में, अलग अलग क्रिएशन है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो बिकॉज ऑफ तत्व। एंड गुणाज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट बिहेवियर। गुण बताते हैं हमारे अलग अलग बिहेवियर। 3 तरह के गुण होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। ये हमारे बिहेवियर को सेग्रीगेट करते हैं। अब देखते हैं पुरुष, द अल्टीमेट रियलिटी विच इज़ फॉर्मलेस, लिमिटलेस एंड इटर्नल। पुरुष को आप ब्रह्म से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अद्वैत फिलोसफी, पुरुष इज रियल एंड प्रकृति डिपेंड्स ऑन पुरुष फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब प्रकृति जो है एक क्रिएटिव पावर है जो डिपेंड करती है पुरुष पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है प्रकृति, इसलिए रियल नहीं है बस। तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देखा माया के बारे में। अब ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी देखते हैं और इससे और हम लोग डीपली पता कर पाएंगे कि माया है क्या। ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी। प्रोजेक्टेड रियलिटी, यानी जब आप सपना देख रहे हो। मैक्सिमम लेवल ऑफ इल्यूजन। इट इज़ अ स्टेट ऑफ ड्रीम वेयर यू एक्सपीरियंस मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स एंड एज लॉन्ग एज वन इज़ डीपली इमर्स्ड इन ड्रीम द प्रोजेक्टेड वर्ल्ड सीम्स रियल। जब आप सपना देख रहे हो, आप सपने में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, और जब तक आप जागते नहीं हो आपको वो सब कुछ सत्य लग रहा होता है। आप सपने में मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स देखते हो, अलग अलग प्रकार की थिंग्स देखते हो। वो क्या है? वो फॉर्म है। उसका अंडरलाइंग सब्सटेंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सपने में
पेड़ देखते हैं तो क्या वो पेड़ लकड़ियों से बना हुआ है, उसका अंडरलाइंग सब्सटेंस क्या है, क्योंकि वो रियल तो है नहीं। तो उसका वो सपना आ कहाँ से रहा है, वो आपके कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना यानी आपके दिमाग से उत्पन्न एक पूरी दुनिया है। इट इज़ अ वर्ल्ड क्रिएटेड आउट ऑफ योर माइंड ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पेरिकल रियलिटी, वन विटनेसेस पोस्ट अवेक, एक बार जागने के बाद जो आप डे टू डे लाइफ में जो ये दुनिया देखते हैं वो है एम्पेरिकल रियलिटी। इट इज़ एवरी डे एक्सपीरियंस विच सीम्स रियल फॉर यू, और you found yourself deeply immersed in the empirical world due to sleep of ignorance। ये जो इस दुनिया में जो जितनी भी चीज़ों को हम सत्य समझ रहे हैं, अगर ये वर्ड हमें सच लग रहा है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। ये स्लीप ऑफ इग्नोरेंस एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है कि हम पूरी तरह से, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से जागी नहीं है। एम्पेरिकल वर्ड इज़ नथिंग बट नाम एंड रूप, नेम एंड फॉर्म। इस दुनिया में अंडरलाइंग रियलिटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म है, नेम है। अंडरलाइंग सब्सटेंस क्या है, वो तो एक ही है, ब्रह्म। एब्सोल्यूट रियलिटी स्टेट ऑफ डीप स्लीप यानी ड्रीमलेस स्लीप। हियर योर कॉन्शियसनेस इज फुल्ली प्रेजेंट। जब आप पूरी तरह से सो रहे होते हैं तब भी चेतना रहती है। यू आर फुल्ली अवेयर बट देयर इज नथिंग टू बी अवेयर ऑफ बिकॉज योर माइंड इज completely साइलेंट। योर एक्सपीरियंस ऑफ डुअलिटी कम्स टू एन एंड। जब आप गहरी निद्रा में हैं, आपके पास चेतना अभी भी है बट उस समय आपका दिमाग शांत है। आप अवेयर हैं बट कुछ है ही नहीं अवेयर होने को। इसे आप ऐसा समझिए कि अगर आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए खुली आंखों के साथ तो आप क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे। शायद वही सच्चाई है। when your mind is silent you experience the real world and real world does not exist। अब ये फिलॉसफी है, इसको समझना और एब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल है। खासकर जो न्यू कमर हैं, जिन्होंने जो पहली बार फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये एब्जॉर्व कर पाना मुश्किल है कि वर्ल्ड कैसे अनरियल है, क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम ये स्लाइड्स बार बार पढ़ें या उन्हें नोट डाउन करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। योर ड्रीम वर्ड अराइजेज फ्रॉम नॉन डुअल कॉन्शियसनेस। तो ये जो हमारा ड्रीम वर्ड है वो हमारी चेतना से ही मिलकर बना है। जो सपना हम लोग कैसे देखते हैं, हमारी अपनी माइंड की वजह से देखते हैं, अपनी चेतना की वजह से देखते हैं। एवरीथिंग वॉट वन एक्सपीरियंसेस इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ब्रह्म। उसी प्रकार से जैसे हमारा दिमाग का क्रिएशन स्वप्न है, वैसे ही ब्रह्म का क्रिएशन ये इनफाइनाइट वर्ल्ड है। एवरीथिंग वॉट वन एक्सपीरियंसेस इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ब्रह्म। वर्ल्ड इमर्जेस फ्रॉम नॉन डुअल ब्रह्म ड्यू टू इट्स क्रिएटिव पावर। वॉट ऋषिज कॉल्ड इट माया। माया इज़ द पावर ऑफ क्रिएशन। जैसे हमारे क्रिएटिव पावर की वजह से हम सपना देखते हैं, ब्रह्म की क्रिएटिव पावर की वजह से ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, जो असल में कुछ है नहीं, ये एक सपना ही है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स जो प्रकृति है वो पुरुष की क्रिएटिव पावर है। ये पूरा माया का कंसेप्ट है। ऑलराइट, हमने माया समझा, पुरुष प्रकृति समझा। अब टीचिंग्स देख लेते हैं शंकराचार्य की। टीचिंग ब्रह्म इज़ द ओनली रियलिटी, इट इज़ परवेजिव, रिजाइड्स इन एवरी बॉडी। ब्रह्म हर शरीर में रिजाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आत्मा, हेंस आत्मा इज ब्रह्म ओनली, हेंस एवरी सोल इज आइडेंटिकल। ही कंसिडर्ड आत्मन एज सत चित आनंद। सत मीन्स रियल, रियल सिर्फ एक ही चीज़ है, बता ही चुके हैं कई बार। ब्रह्म। चित मीन्स कॉन्शियसनेस दैट कंट्रोल्स माइंड, और कॉन्शियसनेस इज समथिंग दैट इल्यूमिनेट्स माइंड। कॉन्शियसनेस भी एक ही है पर अलग अलग लोगों में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एनालॉजी है, ज़रूरी नहीं है पर समझने के लिए आप समझ लें कि सूर्य एक ही है पर हर वाटर बॉडी में उसका अक्स रिफ्लेक्ट होता है। तो कॉन्शियसनेस इज वन इनफाइनाइट परवेजिव एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर बॉडी, सो इट कंट्रोल्स माइंड। ठीक है। आनंद, इनर सोर्स ऑफ ब्लिस, इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आत्मा ही, खुद को जानना ही हैप्पीनेस का स्रोत है।
ऐसा समझिए इसको। सेंटिनेंट बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स कुड नॉट सेग्रीगेट सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अविद्या। दिस इज रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड रीजन फॉर सफरिंग। खुद को वर्ल्ड से सेग्रीगेट ना कर पाना ही अविद्या है और रीजन है सफरिंग का। तो अविद्या को कैसे नष्ट किया जा सकता है? विद्या की वजह के माध्यम से। रियलाइजेशन ऑफ आत्मन विद ब्रह्मन इज पॉसिबल थ्रू विद्या एंड इट इज अ 3 स्टेज ऑफ प्रैक्टिस। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। अब विद्या कैसे हासिल की जा सकती है? सुनने से, केयरफुली लिसनिंग एंड हियरिंग द टीचिंग्स गिवन बाय क्वालिफाइड गुरु। मनन, इन टीचिंग्स के को कंटेम्पलेट करना बार बार। निधि ध्यासान, जब इन सारी टीचिंग्स को आपने आत्मसात कर लिया है, ये स्टेज कहलाता है निधि ध्यासान। मेडिटेटिंग ऑन टीचिंग, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ श्रवण एंड मनन। When your hearing becomes authentic and your contemplation and actions become solid, Nidhi Dhyasan arises on its own. Like other school of philosophy, Advaitins too believe in 4 goals of life, which is पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। पुरुषार्थ पे बिलीव करते हैं, लगभग सभी स्कूल पुरुषार्थ पर बिलीव करते हैं। However, they propounded that moksha could be attained during lifetime only. लिबरेशन मरने के बाद नहीं, विद इन अ लाइफ टाइम मिल सकता है। Moksha is not just liberation from cycle of life and birth, but it also means end of suffering. मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है विद्या प्राप्त करने से। मोक्ष कैसे मिल सकता है? अविद्या का नाश करने से। मोक्ष कैसे मिल सकता है? जब हम आत्मन और ब्रह्म की यूनिटी को फिगर आउट कर लें। ठीक है। द अद्वैत लिटरेचर ऑल्सो प्रोवाइड अ क्रिटिसिज्म ऑफ अपोजिंग सिस्टम्स, इंक्लूडिंग द डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदुइज्म एज वेल एज अदर नास्तिक फिलोसफी सच एज बुद्धिज़्म। जितनी भी नास्तिक फिलोसफीज थी उस समय, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इन सब को क्रिटिसाइज़ किया गया अद्वैत स्कूल के ज़रिए, थ्रू डिबेट्स एंड थ्रू रीजनिंग। और जो मटीरियलिस्टिक स्कूल थे उनको भी दरकिनार किया गया। अब रेलेवेंस देख लेते हैं शंकराचार्य की फिलोसफी का। ड्यूरिंग 8th सेंचुरी हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड अमंग सांख्य फिलोसफी एंड मटीरियलिज्म। सांख्य फिलोसफी, इसको डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये एक ऐसी फिलोसफी है जो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग मानता है। मतलब पुरुष यानी ब्रह्म भी रियल है, प्रकृति यानी वर्ल्ड भी रियल है। ठीक है। तो ये एक उस समय काफ़ी फेमस फिलोसफी हुआ करती थी, सांख्य फिलोसफी। और मटीरियलिज्म, खासकर 4 वाक्य जो आपने पढ़ा। इट इज शंकराचार्य हु रिजुविनेटेड द डिवाइडेड रिलीजन। ही इंटीग्रेटेड डाइवर्स थॉट्स into a philosophy based on Vedic dictum that is truth is one, wise men call it by many names. शंकराचार्य ने अलग अलग फिलोसफीज जो हिंदू रिलीजन में फैली हुई थी उनको एक तो इंटीग्रेट किया, कि अलग अलग फिलोसफीज की वजह से हिंदुइज्म में कोई डिवीजन ना आए। उन्होंने एक वैदिक मंत्र का इस्तेमाल किया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब ट्रूथ एक ही होता है, वाइज मैन कॉल इट बाई मैनी नेम्स। ठीक है। मट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सर्वाइवल एंड रीजनरेशन ऑफ मोरिबंड हिंदुइज्म। जैसे कि लेक्चर की शुरुआत में बताया गया था कि उस समय हिंदुइज्म में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई थी, तो एक एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मठों को इस्टेब्लिश किया गया। शंकराचार्य इस्टेब्लिश्ड 4 मठ्स, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमथा एंड पुरी। In this way, he integrated Hindus across length and breadth of India. एक तो इंडिया के चारों कोनों में मठ इस्टेब्लिश करना। पहली बात तो फ्रेगमेंटेड इंडिया को ही डिवाइड करने का काम था ये, फ्रेगमेंटेड इंडिया को ही यूनाइट करने का काम था ये। प्लस इससे हिंदुओं का इंटीग्रेशन भी हो रहा था अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। He was against the prevalent caste system. His tenet of one Brahma and Brahma dwells in every soul indicates the idea of equality and openness. अद्वैत की टीचिंग यही है कि ब्रह्म एक है और हर सोल में ब्रह्म का वास है। एवरी वन इज ब्रह्म एंड ब्रह्म इज एवरी वन। तो इक्वालिटी तो हुई ही। कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं था इस फिलॉसफी में। He was unwilling to accept the misogyny that had infected some Hindu behavior.
In a debate with his famous critic Mandan Mishra, Shankara appointed as a judge between them the latter's learned wife Saraswani. हिंदू धर्म में एक मिसोजिनी भी थी, फीमेल का उतना स्टेटस नहीं था, पर इस चीज़ को डिनाउंस करते हुए एक बहुत ही फेमस डिबेट थी शंकराचार्य और मंडन मिश्रा की, जिस डिबेट में उन्होंने जज मंडन मिश्रा की पत्नी को ही बनाया, जो स्वयं बहुत इंटेलेक्चुअल थी। अब दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय जी की फ़िलोसफी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, आपने पढ़ा भी होगा, एक लेक्चर भी है दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। जो उनकी फ़िलोसफी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये स्वयं अद्वैत फ़िलोसफी से इंस्पायर्ड है, और रादर इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अद्वैताज इन टूडेज वर्ड्स, वेयर ही ऑल्सो अर्ज्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। ये अद्वैत फ़िलोसफी है क्या? ये इंटीग्रेशन ही है ह्यूमन का ब्रह्म के साथ, और सभी ह्यूमन बींग्स को आइडेंटिकल मानने की सोच। तो यही है अद्वैत फ़िलोसफी, यही है इसका आज की दुनिया में रेलेवेंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।